हमने क्या देखा, व्हाट इज कंट्रोल हज़ार्ड। अब हम डिस्कस करें व्हाट इज द सोल्यूशन टू कंट्रोल हज़ार्ड। तो हम यहाँ दो हार्डवेयर सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द प्रोसेसर, जिसने प्रोसेसर डिज़ाइन किया है वही ये सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हार्डवेयर सोल्यूशंस टू हैंडल कंट्रोल हज़ार्ड। तो यहाँ हम दो टेक्निक डिस्कस करेंगे, एक ब्रांच प्रेडिक्टर्स और दूसरा डिलेट ब्रांचिंग। तो सबसे पहले हम कवर करें अबाउट ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो फर्स्ट टेक्निक टू हैंडल कंट्रोल हज़ार्ड इज ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो ब्रांच प्रेडिक्टर्स क्या होते हैं? तो ब्रांच प्रेडिक्टर्स आर द सर्किट्स जो प्रेडिक्ट करते हैं वेदर देयर इज ब्रांचिंग और नॉट। सपोज हमारी I1 इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, तो यूजुअली जैसे ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन फैच हुई, I1 इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन जैसे ही फैच हुई प्रेडिक्टर्स क्या परफॉर्म करेगा, प्रेडिक्शन। अगर प्रेडिक्टर के प्रेडिक्शन से देयर विल बी ब्रांचिंग, और सपोज ब्रांच टारगेट है I4, तो I1 डिकोड में गई और प्रेडिक्टर किसको फैच कर लेगा, I4। तो अगर प्रेडिक्शन है देयर विल बी ब्रांचिंग, तो ब्रांच टारगेट विल बी फेच्ड, और प्रेडिक्टर का प्रेडिक्शन है नो ब्रांचिंग, तो ब्रांच के जस्ट बाद वाली इंस्ट्रक्शन फैच होगी, है ना। तो अगर I1 प्रेडिक्ट हुई, I1 फैच हुई, इट इज़ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, प्रेडिक्टर ने प्रेडिक्ट किया देयर विल बी ब्रांचिंग, तो ब्रांच टारगेट I4 है, तो I1 डिकोड में गई तो I4 फैच हो जाएगी। और अगर प्रेडिक्टर ने प्रेडिक्ट किया देयर इज़ नो ब्रांचिंग, तो I1 डिकोड में गई तब I2 फैच हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ प्रेडिक्शंस नेक्स्ट किसको फैच करना है ये प्रोसेसर डिसाइड करता है। और अगर प्रेडिक्शंस करेक्ट रहें तो देयर विल बी नो स्टॉल, है ना। डेफिनेटली प्रेडिक्शन से इनकरेक्ट भी होंगे, तो अगर प्रेडिक्शन इनकरेक्ट होंगे तो इट विल रिजल्ट इन स्टॉल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच प्रेडिक्टर्स, एक स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर, सेकेंड वन इज डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर। स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स आर द प्रेडिक्टर्स विथ फिक्स डिसीजन, उनका एक फिक्स डिसीजन होता है, आइदर टेकन और नॉट टेकन, है ना। ब्रांचिंग के दो ही पॉसिबल आउटकम है, टेकन और नॉट टेकन। तो स्टैटिक प्रेडिक्टर्स आर द प्रेडिक्टर्स विथ फिक्स डिसीजन, आइदर टेकन और नॉट टेकन। मतलब हर ब्रांच के लिए या तो डिसीजन टेकन है तो हर ब्रांच के लिए हमेशा टेकन 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 ये डिसीजन लेंगे, या उनका हमने डिज़ाइन करते टाइम फिक्स कर दिया कि डिसीजन नॉट टेकन, तो फॉर एवरी ब्रांच दे विल प्रेडिक्ट नॉट टेकन। तो स्टैटिक प्रेडिक्टर्स के प्रेडिक्शन चेंज नहीं होते, इंस्टॉल करते टाइम हमने जो फिक्स कर दिया कि टेकन तो टेकन, नॉट टेकन तो नॉट टेकन। तो ऑब्वियसली स्टैटिक प्रेडिक्टर के डिसीजन हमेशा करेक्ट नहीं होंगे, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे, तो इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, डायनामिक प्रेडिक्टर्स, जिनके प्रेडिक्शंस के रिजल्ट चेंज होते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। प्रीवियस ब्रांचेस अगर टेकन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर डिसीजन विल बी टेकन, प्रीवियस ब्रांचेस आर नॉट टेकन तो उनका डिसीजन होगा नॉट टेकन। तो डायनामिक प्रेडिक्टर्स आर द प्रेडिक्टर्स जो चेंज करते हैं अपना डिसीजन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो विल डिस्कस अबाउट डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन एक फिक्स प्रेडिक्शन नहीं रखते, जैसे ही ब्रांच फेच होगी दे प्रेडिक्ट वेदर ब्रांचिंग विल बी देयर या वेदर देयर विल बी नो ब्रांचिंग, और जो भी प्रेडिक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होती है। तो यहाँ हम दो डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर डिस्कस करेंगे, एक 1 बिट प्रेडिक्टर, सेकेंड वन इज 2 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर। तो पहले हम 1 बिट डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर देख रहे हैं। 1 बिट डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर, 1 बिट में देर आर टू पॉसिबल, 0 या 1। तो 1 बिट प्रेडिक्टर है तो इट इज़ द प्रेडिक्टर विथ 2 स्टेट्स। कौन सी 2 स्टेट? तो एक टेकन और सेकेंड वन इज नॉट टेकन। 1 बिट प्रेडिक्टर इज अ प्रेडिक्टर विथ 2 स्टेट्स। 1 बिट क्यों कहा है? क्योंकि 1 में 0 और 1 दो स्टेट को हम 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 स्टेट्स है, टेकन एंड नॉट टेकन। अगर आपका प्रेडिक्टर टेकन स्टेट पे है, प्रेडिक्टर इन दोनों में से किसी एक स्टेट पे होगा, या तो वो टेकन स्टेट पे होगा या वो नॉट टेकन पे होगा। अगर प्रेडिक्टर टेकन स्टेट पे है तो इट्स प्रेडिक्शन विल बी ब्रांच इज टेकन। तो जैसे ही ब्रांच फेच हुई वो प्रेडिक्टर टेकन स्टेट पे है तो वो क्या प्रेडिक्शन करेगा, ब्रांच इज टेकन। और अगर वो नॉट टेकन स्टेट पे है तो वो क्या प्रेडिक्ट करेगा, ब्रांच इज नॉट टेकन।
ठीक है। अब प्रेडिक्टर सपोज टेकन स्टेट पे और उसने प्रेडिक्ट किया ब्रांच इज टेकन और ब्रांच एक्चुअल में टेकन हुई, तो प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे रहेगा? टेकन पे ही रहेगा। तो टेकन पे है और ब्रांच टेकन, तो वो टेकन स्टेट पे रहेगा, मतलब नेक्स्ट प्रेडिक्शन भी उसका क्या होगा? टेकन। लेकिन प्रेडिक्टर टेकन स्टेट पे है और ब्रांच इज नॉट टेकन, तो वो कौन से स्टेट पे आ जाएगा? नॉट टेकन। तो टेकन पे है और टेकन, तो टेकन पे ही रहेगा। और नॉट टेकन पे और ब्रांच इज नॉट टेकन, तो कौन से स्टेट पे आ जाएगा? नॉट टेकन। नॉट टेकन पे है तो जैसे ही ब्रांच फेच होगी क्या प्रेडिक्शन करेगा? नॉट टेकन। प्रेडिक्शन करेक्ट होते हैं तो स्टेट सेम रहेगी, प्रेडिक्शन गलत हो गए तो प्रेडिक्टर अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। नॉट टेकन पे और एक्चुअल में ब्रांच इज नॉट टेकन, तो इसी स्टेट पे रहेगा। और नॉट टेकन पे है और ब्रांच इज टेकन, तो कौन से स्टेट पे चला जाएगा? टेकन स्टेट पे चला जाएगा। तो इट इज 1 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू 1 बिट प्रेडिक्टर, देन वी विल डिस्कस अबाउट 2 बिट डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ 5-stage पाइपलाइन प्रोसेसर विथ 1 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर। आपको एक कोड दिया है कंसिस्टिंग ऑफ 2 लूप्स, i इक्वल टू 1, फर्स्ट लूप है i इक्वल टू 1, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस ai। सेकेंड लूप भी i 1 से लेकर 10 तक रन होगा। इफ इनिशियली प्रेडिक्टर इज ऑन टेकन स्टेट, तो व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टर? सबसे पहले तो 1 बिट प्रेडिक्टर है, 2 स्टेट टेकन और नॉट टेकन। टेकन स्टेट पे तो क्या प्रेडिक्शन ले लेगा? टेकन। और नॉट टेकन स्टेट पे तो क्या प्रेडिक्शन करेगा? नॉट टेकन। अब क्वेश्चन ये है कि प्रेडिक्शन कब होंगे? तो प्रेडिक्शन कब होते हैं? जब जब लूप की कंडीशन चेक हो रही है, तो कंडीशन चेक करेगा तब प्रेडिक्शन होंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या टेकन मानेंगे, और कंडीशन फॉल्स है तो ब्रांच इज नॉट टेकन। इफ कंडीशन इज इवेल्युएट्स टू ट्रू, ब्रांच इज टेकन। कंडीशन इज इवेल्युएट्स टू फॉल्स, तो हम कंसिडर करेंगे ब्रांच इज नॉट टेकन। ओके, जैसे i 1 है, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो ब्रांच इज टेकन। अगर सपोज i 12 हो गया, 12 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, इट मीन्स ब्रांच इज नॉट टेकन। तो जब तक लूप चल रहा है ब्रांच इज टेकन, जब लूप नहीं चलेगा तो ब्रांच इज नॉट टेकन। ओके, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर प्रेडिक्टर। इनिशियली प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे? टेकन स्टेट पे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट लूप स्टार्ट हुआ, i1 हुआ, i1 हुआ तो इनिशियल स्टेट ऑफ प्रेडिक्टर क्या है? टेकन। तो प्रेडिक्टर टेकन स्टेट पे, तो क्या प्रेडिक्शन लेगा? टेकन। और क्या प्रेडिक्शन सही है? तो i1 के लिए 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन लूप ट्रू है मतलब लूप चलेगा, लूप चल रहा है मतलब ब्रांच इज टेकन। तो प्रेडिक्शन क्या है इसका? करेक्ट। तो इनिशियली टेकन स्टेट पे था तो वही जिस स्टेट पे वही प्रेडिक्शन करेगा। तो i इक्वल टू 1 पे टेकन पे था, देयरफॉर प्रेडिक्टेड टेकन, प्रेडिक्शन करेक्ट। और टेकन पे है और प्रेडिक्शन करेक्ट है तो टेकन स्टेट पे ही रहेगा। अब i2 पे इनिशियली i2 पे कौन से स्टेट में रहेगा? तो i इक्वल टू 2 के लिए भी वो, क्योंकि i1 का टेकन था तो उसी को आगे कंटिन्यू करेगा। तो i इक्वल टू 2 पे कौन से स्टेट में रहेगा? टेकन। 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो प्रेडिक्टर ने प्रेडिक्शन भी क्या किया था? टेकन, और एक्चुअल में टेकन, इसलिए प्रेडिक्शन करेक्ट। और प्रेडिक्शन करेक्ट है तो इन दोनों स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ऐसे i3 के लिए भी वो क्या प्रेडिक्ट करेगा? टेकन। प्रेडिक्शन करेक्ट होंगे इसलिए टेकन स्टेट पे रहेगा। 1 से लेके 10 तक यही चलेगा। 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, 2 के लिए भी ट्रू होगी, 3 के लिए भी ट्रू होगी। ऐसे जैसे i10 हुआ ना, 3, 4, 5, 6 सभी के लिए सही यही रहेगा स्टेटस। लेकिन जैसे i10 हुआ तो प्रेडिक्शन क्या होगा? टेकन। और 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो प्रेडिक्शन क्या है? करेक्ट। करेक्ट है तो कौन से स्टेट पे रहेगा? टेकन। i10 हुआ, 10 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस a10, उसके बाद i कितना हुआ? 11।
आई जैसे ही 11 हुआ, प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे अभी, टेकन। लेकिन 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब ब्रांच इज नॉट टेकन, तो यहाँ उसका प्रेडिक्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। और अब इनकरेक्ट हो गया तो कौन से स्टेट पे चला गया, अगर टेकन स्टेट पे और ब्रांच एक्चुअल में नॉट टेकन, तो कौन से स्टेट पे आ गया, नॉट टेकन। तो आई इक्वल टू 11 पे प्रेडिक्शन इनकरेक्ट, देयरफॉर नॉट टेकन। तो फॉर फर्स्ट में टोटल कितने प्रेडिक्शंस किए, तो आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू 11 तक प्रेडिक्शंस किए, टोटल 11 प्रेडिक्शंस किए। उनमें से 10 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट। तो फॉर फर्स्ट लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट लूप में, फॉर फर्स्ट लूप टोटल कितने प्रेडिक्शन किए, तो टोटल प्रेडिक्शंस 11 और करेक्ट कितने हैं, तो करेक्ट प्रेडिक्शंस 10। लास्ट में आई इक्वल टू 11 के लिए वो फॉल्स हो गया, तो टोटल 11 प्रेडिक्शंस एंड करेक्ट प्रेडिक्शंस आर 10। लास्ट इनकरेक्ट था तो हमारा प्रेडिक्टर कहाँ चला गया, नॉट टेकन पे। अब नॉट टेकन पे चला गया तो अब कौन सा, फर्स्ट लूप तो टर्मिनेट हो गया, अब क्या स्टार्ट होगा हमारा, सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप के लिए भी हम ये करके देखते हैं। सेकेंड लूप के लिए इनिशियली वो कहाँ रहेगा, नॉट टेकन, ठीक है। फॉर सेकेंड लूप इट इज़ इनिशियली ऑन नॉट टेकन, क्योंकि प्रीवियस लूप के एंड में वो कुछ स्टेट पे चला गया था नॉट टेकन पे, तो सेकेंड लूप के बिगनिंग में वो इनिशियली कहाँ रहेगा, ऑन नॉट टेकन। तो सेकेंड लूप में आए 1 हुआ, प्रेडिक्टर नॉट टेकन स्टेट पे है, इसलिए प्रेडिक्शन क्या करेगा, नॉट टेकन। लेकिन आए 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू ही मतलब प्रेडिक्शन इज टेकन, जबकि प्रेडिक्टर ने क्या प्रेडिक्ट किया था, नॉट टेकन, बट एक्चुअल में टेकन। तो प्रेडिक्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो गया, नॉट टेकन पे है, प्रेडिक्ट किया था नॉट टेकन बट एक्चुअल में टेकन, तो कौन से स्टेट पे चला गया, वो टेकन पे चला गया। तो आई इक्वल टू 1 के लिए प्रेडिक्ट किया था नॉट टेकन, प्रेडिक्शन इनकरेक्ट, इसलिए कौन से स्टेट पे चला गया, टेकन। अब आई इक्वल टू 2 पे कहाँ था, आई इक्वल टू 1 पे टेकन था, तो 2 पे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम टेकन। टेकन पे है तो प्रेडिक्ट क्या करेगा, टेकन, और एक्चुअल में टेकन होगी, यस। आई 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो प्रेडिक्ट क्या था, टेकन, प्रेडिक्शन करेक्ट, तो स्टेट कौन सी रहेगी, टेकन। 3 के लिए भी प्रेडिक्ट क्या करेगा, टेकन, प्रेडिक्शन करेक्ट, कौन सी स्टेट रहेगी, टेकन। ऐसे आई इक्वल टू 10 तक सही चलेगा, प्रेडिक्ट करा है टेकन, प्रेडिक्शन करेक्ट, और स्टेट क्या रहेगी, टेकन। अब आई इक्वल टू 11 पे टेकन स्टेट पे, लेकिन जैसे आई 11 हुआ, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इनकरेक्ट, फॉल्स हो गई। इसने प्रेडिक्ट किया था टेकन, लेकिन एक्चुअल में नॉट टेकन, तो ये प्रेडिक्शन इनकरेक्ट हो गया। तो अब कौन से स्टेट पे चला गया, नॉट टेकन। तो फर्स्ट इटरेशन में 11 प्रेडिक्शंस में से 10 करेक्ट थे, सेकेंड इटरेशन में भी 11 प्रेडिक्शन किए थे, उसमें से 2 इनकरेक्ट निकले, तो टोटल 11 + 11 22 प्रेडिक्शंस हुए। उन 22 प्रेडिक्शंस में से 3 आर इनकरेक्ट, तो 19 आर करेक्ट। तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल, तो 19 करेक्ट है और टोटल प्रेडिक्शन कितने हैं, 22। 11 इन फर्स्ट लूप इटरेशन, 11 इन सेकेंड इटरेशन, 22। उनमें से फर्स्ट इटरेशन में 1 इनकरेक्ट था और सेकेंड इटरेशन में फर्स्ट और लास्ट वाला इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट इज 2 बिट डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर। 2 बिट प्रेडिक्टर है, मतलब देयर आर 4 स्टेट्स, तो 4 स्टेट्स है, स्ट्रांगली टेकन, लाइकली टेकन, लाइकली नॉट टेकन एंड स्ट्रांगली नॉट टेकन। स्ट्रांगली टेकन या लाइकली टेकन पे हो तो प्रेडिक्शंस क्या होगा, ब्रांचेस टेकन, और लाइकली नॉट टेकन और स्ट्रांगली नॉट टेकन पे है, अगर इनमें से किसी एक स्टेट पे है आपका प्रेडिक्टर, तो प्रेडिक्शन विल बी नॉट टेकन। स्ट्रांगली टेकन पे है और एक्चुअल में टेकन है, तो वो कौन से स्टेट पे रहेगा, टेकन, स्ट्रांगली टेकन पे ही रहेगा। स्ट्रांगली टेकन पे और नॉट टेकन है ना, एक प्रेडिक्शन गलत हो गया, स्ट्रांगली टेकन था और नॉट टेकन, तो नेक्स्ट टाइम वो नॉट टेकन प्रेडिक्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम वो प्रेडिक्ट करेगा लाइकली टेकन। लाइकली टेकन पे है और नॉट टेकन, तो कहाँ चला जाएगा, स्ट्रांगली नॉट टेकन,
ठीक है, तो स्ट्रांगली टेकन पे है और एक्चुअल में नॉट टेकन तो लाइकली टेकन, मतलब एक बार प्रेडिक्शन फेल हुआ तो स्टेट चेंज है ना, टेकन पे ही है स्टिल। स्ट्रांगली टेकन से कहाँ चला गया, लाइकली टेकन पे, और लाइकली टेकन पे भी नॉट टेकन है तो वो कहाँ जाएगा, स्ट्रांगली नॉट टेकन। सिमिलरली लाइकली टेकन पे और एक्चुअल में ब्रांच टेकन तो कहाँ चला जाएगा, स्ट्रांगली टेकन। सिमिलरली लाइकली टेकन पे है और टेकन तो स्ट्रांगली टेकन और नॉट टेकन तो स्ट्रांगली नॉट टेकन। स्ट्रांगली नॉट टेकन पे और नॉट टेकन तो उसी स्टेट पे रहेगा। स्ट्रांगली नॉट टेकन है और एक टेकन हो गई तो कहाँ चला जाएगा, लाइकली नॉट टेकन। लाइकली नॉट टेकन पे भी टेकन है तो कहाँ चला जाएगा, स्ट्रांगली टेकन, और लाइकली नॉट टेकन पे नॉट टेकन है तो इट इज़ ऑन स्ट्रांगली नॉट टेकन। तो इट इज़ 2-bit प्रेडिक्टर और 4-state डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो अभी हमने 2-bit प्रेडिक्टर की थ्योरी डिस्कस की है। अब हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन ऑन 2-bit प्रेडिक्टर। कंसीडर ए 5-stage पाइपलाइन प्रोसेसर विथ फॉलोइंग ब्रांच प्रेडिक्टर। आपको एक ब्रांच प्रेडिक्टर गिवन है, ये वही प्रेडिक्टर है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन 2-bit प्रेडिक्टर्स का हमेशा यही लॉजिक हो ज़रूरी नहीं है, यही ट्रांजिशंस हो ज़रूरी नहीं है। आप पहले क्वेश्चन प्रेडिक्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, स्टडी करिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो 2-bit प्रेडिक्टर की यहाँ कौन कौन से स्टेट है, स्ट्रांगली टेकन, लाइकली टेकन, स्ट्रांगली नॉट टेकन एंड लाइकली नॉट टेकन। स्ट्रांगली टेकन पे हो या लाइकली टेकन पे प्रेडिक्शंस आर टेकन। इन दोनों नॉट टेकन स्टेट्स पे है तो प्रेडिक्शंस क्या होंगे, नॉट टेकन। तो व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टर फॉर फॉलोइंग कोड, और इनिशियली स्टेट ऑफ प्रेडिक्टर इज स्ट्रांगली टेकन। ठीक है, हमारे इस कोड में देयर आर 2 लूप्स, 1 से लेके कहाँ तक रन हो रहे हैं, 10 तक, दोनों सम कर रहे हैं किसी अरे का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लूप पे देखते हैं। फर्स्ट लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, i = 1। प्रेडिक्टर प्रेडिक्शन कब करता है, जब कंडीशन चेक होती है। कंडीशन ट्रू मतलब ब्रांच इज टेकन, कंडीशन फॉल्स तो ब्रांच इज नॉट टेकन। तो i1 हुआ, 1 < 10, कंडीशन ट्रू तो ब्रांच इज टेकन। ठीक है, तो 1 के लिए ब्रांच टेकन है। अब हम देखते हैं कि 1 के लिए हमारे प्रेडिक्टर ने क्या प्रेडिक्ट किया था। तो i1 हुआ तो इनिशियल स्टेट प्रेडिक्टर की क्या थी, स्ट्रांगली टेकन। तो उसने क्या प्रेडिक्ट किया होगा, ब्रांच इज टेकन, और एक्चुअल में ब्रांच टेकन हो गई तो प्रेडिक्शन क्या हो गया, करेक्ट। स्ट्रांगली टेकन पे थे और एक्चुअल में टेकन, तो कौन से स्टेट पे रहेंगे हम, स्ट्रांगली टेकन। तो नेक्स्ट स्टेट ऑफ प्रेडिक्टर इज स्ट्रांगली टेकन। अब i2 हुआ, सम इक्वल टू है ना, i1 था, 1 < 10, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ 1। फिर i इंक्रीमेंट होकर कितना हुआ, 2, 2 < 10, कंडीशन ट्रू, मतलब 2 i = 2 के लिए भी प्रेडिक्शन क्या होगा, नहीं, i = 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, मतलब i = 2 पे भी ब्रांच इज टेकन। तो 2 पे टेकन है। अब हम देखते हैं हमारा प्रेडिक्टर क्या प्रेडिक्ट करेगा। तो प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे था, स्ट्रांगली टेकन। तो i = 2 के लिए कौन से स्टेट पे रहेगा, स्ट्रांगली टेकन। स्ट्रांगली टेकन है तो प्रेडिक्शन क्या करेगा, टेकन, और एक्चुअल में भी क्या हो गई, टेकन। तो प्रेडिक्शन क्या रहे, करेक्ट, और स्ट्रांगली टेकन पे टेकन है तो स्टेट क्या रहेगी हमारी, स्ट्रांगली टेकन। ऐसे i = 3 के लिए भी प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट करेगा टेकन और एक्चुअल में टेकन। तो i = 3 के लिए भी प्रेडिक्शन करेक्ट रहेंगे, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, क्योंकि हमेशा प्रेडिक्शन भी होगा टेकन और एक्चुअल में ब्रांच टेकन भी हो रही है। तो ऐसे ही i9 हुआ, 9 < 10, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ 9। फिर i10 हुआ, 10 के लिए भी प्रेडिक्टर क्या प्रेडिक्ट करेगा, टेकन, और 10 < 10, कंडीशन ट्रू तो एक्चुअल में टेकन। तो i = 10 के लिए भी प्रेडिक्टर स्ट्रांगली टेकन पे, प्रेडिक्शन करेक्ट, इसलिए कौन से स्टेट पे रहेगा, स्ट्रांगली टेकन पे ही रहेगा। अब जैसे ही i11 हुआ है ना, i10 था, 10 < 10, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ 10। उसके बाद i कितना हुआ, 11 < 10, कंडीशन फॉल्स, मतलब ब्रांच इज नॉट टेकन। लेकिन आपका प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे था, स्ट्रांगली टेकन। तो प्रेडिक्टर ने प्रेडिक्शन किया था टेकन, बट एक्चुअल में नॉट टेकन। तो यहाँ हमारे प्रेडिक्टर का प्रेडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और जब स्ट्रांगली टेकन कौन से स्टेट पे था, स्ट्रांगली टेकन,
स्ट्रांगली टेकन पे और नॉट टेकन, तो प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे चला गया, लाइकली टेकन। तो अब प्रेडिक्टर की स्टेट क्या होगी, लाइकली टेकन। तो ये हमारा फर्स्ट लूप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लूप में टोटल 11 प्रेडिक्शंस हुए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन इन फर्स्ट लूप इज 11। उन 11 में से कितने करेक्ट रहे, तो 11 में से 10 करेक्ट रहे, एक इनकरेक्ट रहा इक्वल टू 11 के लिए। तो 11 में से 10 करेक्ट रहे और 1 इनकरेक्ट रहा। तो ये हमारा फर्स्ट लूप कंप्लीट हो गया। अब यही हम सेकेंड लूप के लिए देखते हैं। सेकेंड लूप के बिगनिंग में हमारा प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे था, तो फर्स्ट लूप के एंड में वो लाइकली टेकन पे चला गया था। तो सेकेंड लूप जब स्टार्ट होगा तो वो कौन से स्टेट पे होगा, लाइकली टेकन, क्योंकि फर्स्ट से ना सेकेंड लूप के एंड में प्रेडिक्शन गलत हो गए थे, स्ट्रांगली टेकन पे था और नॉट टेकन था, तो कौन से स्टेट पे चला गया था, लाइकली टेकन। तो सेकेंड लूप के बिगनिंग में प्रेडिक्टर लाइकली टेकन पे है। लाइकली टेकन पे भी तो भी प्रेडिक्शन तो क्या करेगा, टेकन। तो सेकेंड लूप जैसे स्टार्ट हुआ, I1 हुआ, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू मतलब ब्रांच इज टेकन। तो I1 के लिए ब्रांच टेकन है और प्रेडिक्टर ने भी प्रेडिक्ट क्या किया होगा, लाइकली टेकन पे है तो टेकन। तो ये प्रेडिक्शन करेक्ट है और लाइकली टेकन पे है और एक्चुअल में टेकन, तो प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे चला गया, स्ट्रांगली टेकन। I=1 के लिए प्रेडिक्टर लाइकली टेकन पे था, प्रेडिक्शन था टेकन, एक्चुअल में भी टेकन, तो प्रेडिक्शन करेक्ट और लाइकली टेकन पे टेकन था, तो कौन से स्टेट पे चला गया, स्ट्रांगली टेकन। तो I=2 पे प्रेडिक्टर कौन से स्टेट पे, स्ट्रांगली टेकन। स्ट्रांगली टेकन पे प्रेडिक्शंस क्या रहेंगे, टेकन, और एक्चुअल में टेकन और नॉट टेकन। तो I2 हुआ 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस A ऑफ 2 है ना। तो प्रेडिक्शन भी टेकन था और एक्चुअल में भी टेकन है। स्ट्रांगली टेकन पे टेकन, तो कौन से स्टेट पे रहेगा, स्ट्रांगली टेकन। ऐसे प्रेडिक्शन भी टेकन रहेगा और I=3 के लिए क्या प्रेडिक्ट करेगा, टेकन, और प्रेडिक्शंस क्या रहेंगे, करेक्ट। तो ऐसे टेकन टेकन प्रेडिक्शन कब तक करता रहेगा, I=10 तक, और हमेशा प्रेडिक्शंस क्या होंगे, करेक्ट। तो I=10 पे स्ट्रांगली टेकन पे प्रेडिक्शन करेक्ट और स्ट्रांगली टेकन पे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही I11 होगा, I=11 पे प्रेडिक्टर स्ट्रांगली टेकन स्टेट पे था, तो उसने क्या प्रेडिक्ट किया, टेकन, बट एक्चुअल में नॉट टेकन है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब एक्चुअल में नॉट टेकन, तो प्रेडिक्शन गलत हो गए और नॉट टेकन है, स्ट्रांगली टेकन है और नॉट टेकन, तो कौन से स्टेट पे आ गया, लाइकली टेकन। तो सेकेंड इटरेशन में भी टोटल हाउ मेनी प्रेडिक्शंस, 11, उसमें से कितने करेक्ट, तो 1 से 10 तक करेक्ट है, केवल लास्ट 1 इज इनकरेक्ट। तो टोटल कितने प्रेडिक्शन हुए, 11 + 11 22, 22 में से 20 करेक्ट थे और 2 इनकरेक्ट। तो यहाँ एक्यूरेसी क्या हो गई, एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टर 20 करेक्ट प्रेडिक्शन और टोटल प्रेडिक्शंस 22, तो 20/22 इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्टर्स के साथ एवरेज CPI कैसे फाइंड करना। तो कंसीडर 5-stage पाइपलाइन प्रोसेसर विथ ए साइकिल टाइम ऑफ 10 नैनोसेकेंड एंड एवरेज CPI ऑफ 1.6 विदाउट एनी स्टॉल। अगर प्रोसेसर स्टॉल नहीं होता है तो यूजुअली जब हम अभी तक क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हमने एवरेज CPI 1 अज्यूम किया था, लेकिन ये कह रहा है कि विदाउट एनी स्टॉल हमारा प्रोसेसर का एवरेज CPI 1.6 है। अज्यूम दैट 10% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, टू रिड्यूस द स्टॉल्स ड्यू टू ब्रांच अ ब्रांच प्रेडिक्टर इज यूज्ड बाय प्रोसेसर। 10% इंस्ट्रक्शन ब्रांच है और ब्रांच के कारण जो हजार्ड है उसको कम करने के लिए हमारा प्रोसेसर क्या यूज़ करता है, ब्रांच प्रेडिक्टर्स। द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टर इज 90% एंड मिस प्रेडिक्शन पेनल्टी इज 2 साइकिल। प्रेडिक्टर 90% करेक्ट है और अगर मिस प्रेडिक्शन होता है तो कितने साइकिल की पेनल्टी, 2 साइकिल। प्रेडिक्शन करेक्ट है तो कोई पेनल्टी नहीं, और प्रेडिक्शन इनकरेक्ट है तो कितनी पेनल्टी, 2 साइकिल्स की। तो व्हाट इज द एवरेज CPI कंसिडरिंग द स्टॉल ड्यू टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो एवरेज CPI कैसे निकालते हैं? बेस CPI मतलब विदाउट एनी स्टॉल हमको कितना लग रहा है 1.6 प्लस 10% इंस्ट्रक्शन में स्टॉल आता है, 10% आर ब्रांचेस, लेकिन सभी ब्रांच में स्टॉल नहीं आ रहा है। प्रेडिक्टर प्रेडिक्शन कर रहा है, प्रेडिक्शन करेक्ट है तो कोई स्टॉल नहीं है, प्रेडिक्शन इनकरेक्ट है देन ओनली स्टॉल्स। तो हमको सिर्फ वही केस कंसिडर करने जब स्टॉल आते हैं। तो 90% टाइम ब्रांच में प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि प्रेडिक्शंस आर करेक्ट, सिर्फ 10% में ही प्रेडिक्शन इनकरेक्ट है। तो ये पॉइंट 1 किसके लिए? 10% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, उनमें भी सिर्फ 10% में जब प्रेडिक्शन इनकरेक्ट है तो स्टॉल आता है। कितने साइकिल का? तो 2 साइकिल की पेनल्टी है, तो इट विल रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स। तो 1.6 आपका बेस CPI प्लस ये क्या हो जाएगा 0.02 इज 1.62 साइकिल्स। तो कंसिडरिंग द कंट्रोल हजार्ड आपका एवरेज CPI कितना हो गया 1.62 साइकिल्स। तो कंसिडर ए 5-stage पाइपलाइन प्रोसेसर with a cycle time of 10 nanosecond and average CPI of 1 without any stall। कोई स्टॉल नहीं है तो आपका प्रोसेसर ऑन एन एवरेज 1 साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देता है। अज्यूम दैट 10% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। टू रिड्यूस द स्टॉल ड्यू टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन अ प्रेडिक्टर इज यूज्ड। उस प्रेडिक्टर की एक्यूरेसी कितनी गिवन है? द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टर इज 90% एंड मिस प्रेडिक्शन पेनल्टी इज 2 साइकिल्स। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेसर है, 90% एक्यूरेसी प्रेडिक्टर की, और प्रेडिक्शंस अगर गलत होते हैं तो 2 साइकिल का स्टॉल आता है। फिर क्या क्या है क्वेश्चन में कि नाउ कंसिडर ए न्यू डिज़ाइन वेयर साइकिल टाइम रिड्यूसेस टू 9 नैनोसेकंड। ओरिजिनल डिज़ाइन का साइकिल टाइम 10 नैनोसेकंड था, इस नई डिज़ाइन का साइकिल टाइम 9 नैनोसेकंड है बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द पाइपलाइन। लेकिन इस न्यू डिज़ाइन में प्रॉब्लम क्या है? तो ब्रांच मिस पेनल्टी अब कितनी हो गई है? 7 साइकिल हो गई है ना। ब्रांच मिस पेनल्टी इंक्रीजेस टू 7 साइकिल। तो यहाँ 2 चीज़ें पूछी गई, हाउ मच फास्टर एंड हाउ मच % फास्टर। तो हाउ मच फास्टर मतलब स्पीड अप, और हाउ मच % फास्टर वो हम देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एवरेज CPI कितना है। तो एवरेज CPI ऑफ ओल्ड डिज़ाइन कितना है? 1 तो बेस है बिना इंस्टॉल के, प्लस 0.1 मतलब 10% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, उनमें भी सब में स्टॉल नहीं आ रहा, 90% तो स्टॉल नहीं आएगा क्योंकि प्रेडिक्शन एक्यूरेसी 90% है। तो 10% में प्रॉब्लम आ रही जब इनकरेक्ट प्रेडिक्शन से। तो 10% ब्रांच इंस्ट्रक्शन तो 0.1, फिर 10% इनकरेक्ट प्रेडिक्शन तो 0.1, और कितने साइकिल का स्टॉल? 2 साइकिल का। तो ये कितना आ गया हमारा 1.02 साइकिल्स। तो फर्स्ट प्रोसेसर को एवरेज कितना लग रहा है? 1.02 साइकिल्स। अब इसका साइकिल टाइम कितना है? 10 नैनोसेकंड। तो इसको एवरेज कितना लग रहा है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में? 1.02 इंटू 10 नैनोसेकंड, दैट इज 10.2 नैनोसेकंड। तो फर्स्ट प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है? 10.2 नैनोसेकंड। सेकेंड प्रोसेसर को कितना लग रहा है? तो CPI ऑफ न्यू डिज़ाइन 1 तो हमेशा लगेगा बिना स्टॉल के, 1 साइकिल। 10% ब्रांच है, उनमें भी 10% में स्टॉल आ रहा है क्योंकि मिस प्रेडिक्शन हो रहे हैं। कितने साइकिल का? 7। तो ये कितना हो गया? 1.07 साइकिल। अब इसका साइकिल टाइम कितना है? 9 नैनोसेकंड। तो इसको एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है? 9.63 नैनोसेकंड। अब स्पीड अप कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मच फास्टर इज द न्यू प्रोसेसर। तो कितना फास्टर है मतलब स्पीड अप पूछा गया। स्पीड अप में कितना? ओल्ड टाइम डिवाइडेड बाय न्यू टाइम। तो ओल्ड टाइम कितना है? 10.2 नैनोसेकंड। न्यू को कितना लग रहा है? 9.63 नैनोसेकंड। तो स्पीड अप हमारा कितना रहा? 1.05919 है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हमने 1.02 साइकिल्स और इसको 1.07 साइकिल्स लग रही है। साइकिल को टाइम में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि 2 प्रोसेसर के साइकिल टाइम दोनों के डिफरेंट हैं। दोनों के साइकिल टाइम सेम होते तो साइकिल को टाइम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दोनों का साइकिल टाइम डिफरेंट है तो इसलिए साइकिल्स में हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन करें, स्पीड अप निकाल रहे कितने % फास्टर है, तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। यहाँ भी नैनोसेकंड है,
यहाँ भी टाइम नैनो सेकेंड में तो स्पीड अप आप निकाल सकते हो, लेकिन साइकिल्स में आप तभी स्पीड अप ना 1.02 और 1.07 को तभी आप डिवाइड कर सकते व्हेन देयर साइकिल टाइम्स आर सेम। तो साइकिल में स्पीड अप कब निकालना है? जब साइकिल टाइम सेम है। लेकिन साइकिल टाइम अगर डिफरेंट है तो कितने साइकिल लग रहे एवरेज वो निकालोगे, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? टाइम में, और फिर स्पीड अप किसके टर्म में निकालना? इन द टर्म्स ऑफ टाइम। तो ओल्ड टाइम डिवाइडेड बाय न्यू टाइम, तो 10.2 हमारा ओल्ड प्रोसेसर को, ओल्ड डिज़ाइन को टाइम लग रहा है, 9.63 हमारी न्यू डिज़ाइन को टाइम लग रहा है, तो हमारा स्पीड अप आ रहा है 1.05। तो ये तो हमारा स्पीड अप मतलब कितने परसेंट फास्ट, सॉरी स्पीड अप मतलब कितना फास्टर हुआ है। अब आपसे पूछा गया कितने परसेंट फास्टर हुआ है, तो अगर ओरिजिनल को 1 टाइम लग रहा है तो इसको कितना लग रहा है? 1.059, है ना। तो कितने कितने परसेंट फास्टर हुआ है? तो कितने परसेंट फास्ट हुआ है? तो पहले हमको 1 टाइम लग रहा था, अब 1.05 हो गया। पहले हमारा 1 स्पीड था तो हमारी स्पीड 1.05, तो न्यू स्पीड 1.05, ओल्ड 1 डिवाइडेड बाय ओल्ड कितनी? 1, तो 1 और इनका डिफरेंस कितना हो गया? 0.0591, और परसेंट निकालना है इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो कितना आ रहा है? 5.919 इज 5.92%। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 5.92। नेक्स्ट टेक्निक टू हैंडल कंट्रोल हज़ार्ड इज डिले स्लॉट। तो डिले स्लॉट टेक्निक क्या है उसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे प्रोग्राम में I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 एंड सो ऑन, है ना। I4 इज द ब्रांच इंस्ट्रक्शन और I4 का टारगेट है I1। I4 पे जब भी ब्रांचिंग होगी तो I1 एग्जीक्यूट होगी, और I4 पे ब्रांचिंग नहीं होगी तो I4 के बाद जस्ट क्या एग्जीक्यूट होगी? I5। अब हम एक इंस्टेंस लेते हैं कि जब I4 फैच हो रही होगी, डेफिनेटली I4 फैच हो रही होगी तो I3 कहाँ होगी? डिकोड में। I2 कहाँ एग्जीक्यूट होगी? कहाँ होगी? एग्जीक्यूट में। और I1 कहाँ होगी? MA में। ठीक है। अब I4 जब डिकोड में गई तब I3, I2, I1, और डेफिनेटली प्रोसेसर क्या फैच करेगा? तो I4 के जस्ट बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है? I5। तो प्रोसेसर आफ्टर I4 विल फैच I5, देन I2, I3, I4, I5, I6। I4 इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन और यूजुअली ब्रांचिंग डिसीजन कहाँ होता है? एग्जीक्यूट फेज में। और जैसे ही I4 एग्जीक्यूट हुई पता चला देयर इज ब्रांचिंग हो गई, तब I4 के बाद I5, I6 नहीं एग्जीक्यूट करनी, I4 के बाद क्या एग्जीक्यूट करनी? इट इज़ I1। तो I4 MA में जाएगी, प्रोसेसर इन दोनों इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन से ड्रेन करेगा और नेक्स्ट क्या फैच करेगा? I1। तो ये कितने साइकिल का स्टॉल हो गया? तो इट रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स, बीच में 2 साइकिल्स के लिए विल नॉट गेट एनी आउटपुट। तो इन डिले स्लॉट टेक्निक, इंस्ट्रक्शन जस्ट आफ्टर द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिले स्लॉट। ब्रांच के बाद वाली कुछ इंस्ट्रक्शंस डिले स्लॉट की इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे I4 इज ब्रांच, तो I5 और I6 दिस 2 इंस्ट्रक्शंस आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिले स्लॉट। ये 2 ही क्यों लिया इसको भी हम देखते हैं। डिले स्लॉट 2 इंस्ट्रक्शन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। तो I5 एंड I6 आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिले स्लॉट। डिले स्लॉट की इंस्ट्रक्शंस की क्या खासियत है? तो दिस इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचिंग डिसीजन। अगर ब्रांचिंग हो गई तो ब्रांच टारगेट क्या है? I1। तो I4 और I5 तो I4 तो ठीक है ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, I4 जैसे ही एग्जीक्यूट हुई पता चला ब्रांचिंग हो गई, तो I4 के बाद सपोज I1, I2, I3, I4 एक लूप है और I4 के बाद I1 वापस एग्जीक्यूट होना था। लेकिन I5 एंड I6 आर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिले स्लॉट। ब्रांचिंग हो या ना हो प्रोसेसर हमेशा इन दोनों को तो एग्जीक्यूट करेगा ही। तो I4 एग्जीक्यूट में गई, पता चला ब्रांचिंग हो गई, तो I5 और I6 तो कंटिन्यूएशन में चलेगी, उसके बाद क्या फैच होगा? I1। और इफ़ देयर इज़ नो ब्रांचिंग,
I5 I6 के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, I7, क्या फेच होगा, I7. तो I5 and I6, these two instructions are the instructions of delay slot always executed by processor irrespective of branching decision. इसका एडवांटेज क्या हुआ, तो कोई स्टॉल ही नहीं आया. हमने डिले स्लॉट की लेंथ 2 इंस्ट्रक्शन की क्यों रखी थी, क्योंकि हम 2 साइकिल का स्टॉल आ रहा था तो हमने 2 लेंथ रख ली, है ना, I5 I6. अगर 3 साइकिल का स्टॉल आता तो लेंथ ऑफ डिले स्लॉट विल बी 3. तो हमारा पाइप ब्रांचिंग डिसीजन 3rd फेज में हो रहा है, इसलिए हमने डिले स्लॉट की लेंथ 2 ली. और डिले स्लॉट के इंस्ट्रक्शन हमेशा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, ब्रांचिंग हो या ना हो. तो इससे क्या एडवांटेज हुआ, नो स्टॉल. लेकिन क्या ये हमारा एक्चुअल इंटेंशन था, जो प्रोग्रामर ने लूप बनाया था I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4. लेकिन अब क्या हो रहा है, बेसिकली I4 के साथ साथ हमेशा I5 I6 तो एग्जीक्यूट हो ही रही है. तो प्रोग्रामर का लूप जो 3-4 इंस्ट्रक्शन का था अब कितने इंस्ट्रक्शन का हो गया, 6 इंस्ट्रक्शन का हो गया. तो ऑब्वियसली ये तो कुछ गलत एग्जीक्यूट हो रहा है ना, जो प्रोग्रामर ने रिपीटेशन नहीं चाहा था वो इंस्ट्रक्शन भी बार बार रिपीट हो रही है. तो ये टेक्निक कुछ गलत एग्जीक्यूट कर रही है. तो बेसिकली जब आपका प्रोसेसर डिले स्लॉट सपोर्ट करता है तो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीअरेंज दिस इंस्ट्रक्शन. सपोज ये हमारा लूप है लेंथ 4 का और लूप की लास्ट इंस्ट्रक्शन जंप इंस्ट्रक्शन है और जंप कहाँ कर रहा है, टू I1, है ना. तो इस लूप को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ लूप. I4 इज अवर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो I4 लूप की लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ से ना I4 से वापस ऊपर जा रहे थे. अब हमने I4 को ऊपर कर दिया और इन 2 इंस्ट्रक्शंस को नीचे कर दिया, है ना. अब I4 के बाद I2 I3 एग्जीक्यूट होगी ही, और ब्रांचिंग हो गई तो I3 के बाद वापस क्या आ जाएगा, I1. और अगर ब्रांचिंग नहीं हुई तो I3 के बाद क्या आ जाएगा, I4 I6 एंड I7. तो हमने इन इंस्ट्रक्शन को कुछ इस तरह से रीअरेंज कर दिया कि जो रिपीट हो रही थी बार बार, जो हमारे लूप का पार्ट थी, उसी लूप को रीअरेंज करके कुछ इंस्ट्रक्शन हमने I4 के बाद रख दी. तो बेसिकली रिपीटेशन होगा तो इन्हीं इंस्ट्रक्शन का रिपीटेशन होगा, ये 2 बार बार रिपीट नहीं होगी. और इस तरह का एडजस्टमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपाइलर. अब एक्चुअल में हमारी पाइपलाइन किस तरह से वर्क करेगी, I1 डिकोड में आई, I1 के बाद प्रोसेसर क्या फैच करेगा, I4, ठीक है. अब I4 फैच हुई, अब I1 एग्जीक्यूट में गई, तब I4 डिकोड में गई, तब क्या फैच करेगा प्रोसेसर, I2, I1 I4 I2 I3, ठीक है. जैसे ही I4 एग्जीक्यूट हुई पता चला देयर इज ब्रांचिंग, वापस से क्या फैच करना है, I4 एग्जीक्यूट हुई, पता चला देयर इज ब्रांचिंग, तो वापस से क्या फैच करना है, I1. तो फिर से हमने I1 I2 फैच कर लिया, फिर से किसको फैच कर लिया, I1. ये I2 I3 जो फैच होके आई, इनको पाइपलाइन से ड्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में क्या हो रहा था, I3 I2 पहले हो रही थी, I4 बाद में हो रही है. अब I4 पहले हो गया, I2 I3 बाद में हो रही है. लेकिन जब I2 I3 हो रहा था उसके बाद I4 हो रहा था, यहाँ क्या हो गया, I4 के जस्ट बाद I2 I3, सिर्फ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया. बाकी जितनी बार I4 एग्जीक्यूट होगी एग्जैक्टली उतनी बार I2 I3 भी एग्जीक्यूट होगी ही. तो डिले स्लॉट में हमने प्रोग्राम को, कंपाइलर ने प्रोग्राम को रीअरेंज कर दिया सो दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट द लास्ट इंस्ट्रक्शन. तो हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं कि हाउ टू रीअरेंज द कोड. तो हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज ये हमारा कोड है, I5 इज अवर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ब्रांच टू R1 इफ R2 नॉट इक्वल टू 0. ये हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और ब्रांच टारगेट क्या है, I1. अगर ब्रांचिंग होती है तो I1 एग्जीक्यूट होगी, ब्रांचिंग नहीं हुई तो I5 के बाद I6 एग्जीक्यूट होगी. सपोज आपका प्रोसेसर डिले स्लॉट सपोर्ट करता है तो आपको इस लूप को, सपोज लेंथ ऑफ डिले स्लॉट इज 2, 2 इंस्ट्रक्शंस आपको डिले स्लॉट में डालनी है. लेंथ ऑफ डिले स्लॉट 2 है, मतलब ब्रांच के बाद वाली 2 इंस्ट्रक्शन CPU हमेशा एग्जीक्यूट करेगा ही इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचिंग डिसीजन. तो आपको इनमें से कोई 2 इंस्ट्रक्शन I5 के बाद डालनी है. तो क्या हम अपने कोड को ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं, I1 I2 I5 2 डालनी है तो लास्ट 2 इंस्ट्रक्शन को I5 के बाद कर दीजिए, I3 I4, देन जो आपका यूजुअल था क्या है, I6 एंड I7. तो क्या ये रीअरेंजमेंट सही है?
है ना। लूप अभी भी आपका यही होगा, I1 I2, पहले I3 I4 I5 हो रहा था, अब I1 I2 I5 I3 I4। लेकिन क्या ये अरेंजमेंट करेक्ट है? तो ये अरेंजमेंट में प्रॉब्लम क्या हो गई कि ब्रांचिंग डिसीजन किस पे हो रहा है? R2 पे। R2 नॉट इक्वल टू 0 तो I1 पे जाना है, और I4 क्या कर रही है? R2 को डिक्रीमेंट कर रही है। तो I4 के बाद ही I5 एग्जीक्यूट होना चाहिए। हमारे इस कोड में I5 पहले हो गई और I4 बाद में हो रही है, इसलिए ये गलत हो गया। ब्रांचिंग डिसीजन R2 पे हो रहा है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो किसी ना किसी तरीके से R2 को मैनिपुलेट कर रही है वो I5 के पहले ही होनी चाहिए, वो I5 के बाद नहीं हो सकती। तो I4 को I5 के बाद रखा, ये अरेंजमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट करने के लिए क्या करें? तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो R2 को मैनिपुलेट कर रही है वो I5 के बाद नहीं आएगी। क्या I4 कर रही है R2 को मैनिपुलेट? यस। तो I4 5 के पहले ही होनी चाहिए। लेकिन I2 और I3 ये किसी भी तरीके से R2 को यूज़ नहीं कर रही है, तो I1 के बाद हमने I4 रखा, फिर I5, देन I2, देन I3, है ना। तो इस तरह के रीअरेंजमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये I4 को मैनिपुलेट ये यूज़ कर रही है, ये डिक्रीमेंट कर रही है और ये ब्रांचिंग डिसीजन ले रही है। तो I1 पहले होगा, फिर I4 होगा, फिर I5 और अब I2 एंड I3। तो अभी भी हमारा रिपीटेशन जो हो रहा है वो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का हो रहा है, लेकिन सिर्फ रिपीटेशन का ऑर्डर चेंज हो गया। I5 पहले हो गई, I2 I3 बाद में होगी। अब जैसे सिनेरियो लेते हैं कि I1 राइट बैक में पहुंच गई, तब I4 MA में, तब I5 एग्जीक्यूट में है, फिर I2 और I3। अब जैसे ही I5 एग्जीक्यूट हुई, पता चला देयर इज ब्रांचिंग, तो I3 के बाद हम क्या फेच कर लेंगे? I1। तो I4 I5 I3 I2 I1। और पता चल रहा कि कोई ब्रांचिंग नहीं होती, तो I1 की जगह आप I3 के बाद क्या फेच कर लेते? I6। तो इस तरह से हमने रीअरेंज करके क्या कर लिया? पाइपलाइन में कोई स्टॉल नहीं आने दिया। और बेसिकली ये रीअरेंजमेंट कौन करता है? तो ये रीअरेंजमेंट कंपाइलर करता है। तो अगर आपका प्रोसेसर डिले स्लॉट सपोर्ट करता है तो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांच के पहले वाली कुछ इंस्ट्रक्शन को कहाँ शिफ्ट कर दे? ब्रांच के बाद। जैसे I5 इज अवर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो I5 के पहले वाली दो इंस्ट्रक्शन को हमने I5 के बाद शिफ्ट कर दिया। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? नो स्टॉल इन पाइपलाइन। यहाँ हमने डिले स्लॉट की लेंथ 2 क्यों चूज़ की? क्योंकि हमारा ब्रांचिंग डिसीजन थर्ड फेज में हो रहा था, तो इट विल रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल। अगर हमारा ब्रांचिंग डिसीजन फोर्थ फेज में होता है तो 3 साइकिल का स्टॉल आता है। तो डिले स्लॉट की लेंथ आइडियली कितनी होनी चाहिए? 3। तो हमने क्या देखा कि ब्रांचिंग डिसीजन R2 पे हो रहा है, तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो R2 को मैनिपुलेट कर रही है वो I5 के पहले ही होना चाहिए, और जो R2 को मैनिपुलेट नहीं कर रही वो I5 के बाद भी एग्जीक्यूट हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हाट इफ ये सभी R2 को अपडेट करती है, ये किसी न किसी तरीके से सब R2 को यूज़ कर रही है, चेंज कर रही है, तब आप इनमें से किसी को भी I5 के बाद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये सब R2 को ही यूज़ कर रही है, अपडेट कर रही है। तो अब उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में कंपाइलर इज़ नॉट एबल टू फाइंड एनी इंस्ट्रक्शन जिनको I5 के बाद शिफ्ट किया जा सके। अब कंपाइलर ने अगर कोई रीअरेंजमेंट नहीं किया तो प्रोसेसर तो क्या अज्यूम कर लेगा? I1 I2 I3 I4 I5। I5 इज ब्रांच, तो I5 के बाद वाली दो इंस्ट्रक्शन को तो प्रोसेसर हमेशा क्या अज्यूम करता है? इंस्ट्रक्शन ऑफ डिले स्लॉट। तो I5 के बाद I6 I7 और I1। तो अगर कंपाइलर ने इस तरह का रीअरेंजमेंट नहीं किया तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन भी रिपीटेशन का पार्ट हो जाएगी। I5 के बाद ये दोनों हमेशा एग्जीक्यूट होगी, जबकि एक्चुअल में I5 के बाद इन दोनों को हमेशा एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इफ़ कंपाइलर इज़ नॉट एबल टू फाइंड सच इंस्ट्रक्शन, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? तो तब कंपाइलर को यहाँ I5 के बाद नो ऑप, है ना, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन होती है मशीन की, जिसमें मशीन कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करती है। तो नो ऑपरेशन के बाद क्या हो जाएगा? I6 एंड I7। तो अगर कंपाइलर को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली जिसको वो डिले स्लॉट में इंसर्ट कर सके, तो कंपाइलर विल इंसर्ट नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। और नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट की मतलब इट इज़ लाइक स्टॉल, कि पाइपलाइन में स्टॉल हो गया, 2 साइकिल तक प्रोसेसर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो डिले स्लॉट टेक्निक कितनी सक्सेसफुल रहेगी ये डिपेंड करता है कि आपका कंपाइलर कितनी इफिशिएंटली इस तरह के इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिले स्लॉट।
फॉलोइंग कोड इज टू रन ऑन ए पाइपलाइन प्रोसेसर विथ 1 ब्रांच डिले स्लॉट। 1 ब्रांच डिले स्लॉट मतलब डिले स्लॉट की लेंथ 1 है, किसी एक इंस्ट्रक्शन को आपको डिले स्लॉट के लिए चूज करना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड R2 R7 R8, इसका मतलब R2 इक्वल टू R7 प्लस R8, तो ये R2 को अपडेट कर रही है। सेकंड इंस्ट्रक्शन किस रजिस्टर को अपडेट कर रही है? R4 को। थर्ड इंस्ट्रक्शन R1 को। फोर्थ इज स्टोर इंस्ट्रक्शन, वो रजिस्टर R1 की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस R4 में है वहाँ अपडेट कर रही है। मेमोरी R4 मतलब R4 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन पे R1 की वैल्यू सेव हो रही है। और R5 इज अवर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ब्रांच टू L1 इफ R1 R R1 इक्वल टू 0। L1 कहाँ शोन नहीं है, बट I5 इज ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अब आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कैन ऑक्यूपाई द डिले स्लॉट विदाउट एनी प्रोग्राम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सी हमारे डिले स्लॉट का पार्ट हो सकती है? तो हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन कौन सी है? I5। ब्रांचिंग डिसीजन किस पे हो रहा है? R1 पे। तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो R1 को मैनिपुलेट कर रही है वो तो I5 के बाद नहीं जा सकती है। तो पहले तो हम वो इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई करते हैं जो डायरेक्टली R1 को मैनिपुलेट कर रही है। I1 कहीं से R1 यूज़ नहीं कर रही है, I2 में भी कोई R1 का रेफरेंस नहीं है, लेकिन I3 इज अपडेटिंग R1। तो I3 तो I5 के पहले ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इट इज अपडेटिंग R1। फिर I4 तो I4 R1 को अपडेट नहीं कर रही है, वो तो जो वैल्यू I3 ने सेट कर रखी उस वैल्यू को यूज़ कर रही है। तो I4 R1 को अपडेट नहीं कर रही है, जस्ट सिंपली यूजिंग द वैल्यू ऑफ R1। I5 भी उसी वैल्यू को यूज़ कर रही है जो I3 ने सेट की है, तो I3 अपडेट कर रही है, I4 भी उसी वैल्यू को यूज़ कर रहा है और I5 भी उसी वैल्यू को यूज़ कर रहा है। तो अगर I4 और I5 का सीक्वेंस चेंज भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही वैल्यू जो I3 ने सेट की है वही यहाँ भी यूज़ हो रही है और वही यहाँ भी यूज़ हो रही है। तो आई कैन पुट I4 आफ्टर I5, ठीक है। I3 तो I5 के पहले होगी ही, बट वी कैन पुट I4 आफ्टर I5। लेकिन आपको तो चॉइस में I1 I2 I4 3 दे रखे, I3 डेफिनेटली आप नहीं पुट कर सकते हो, लेकिन अभी आपने देखा कि I1 भी R1 को अपडेट नहीं कर रही, I2 भी तो R1 को अपडेट नहीं कर रही है। तो अब I2, I1 या I4 इनमें से क्या रखें हम? तो चलिए देखते हैं। I3 क्या अपडेट कर रही है? R1, और R1 हमारा मेन फैक्टर है ब्रांचिंग डिसीजन का, लेकिन I3 अपडेट कर रही है R1 को किसकी हेल्प से? R2 को। तो I1 R2 को चेंज कर रही है और उसी चेंज वैल्यू को I3 यूज़ कर रही है। तो I1 I3 के पहले ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि I1 R2 को चेंज कर रहा है और वही वैल्यू R2 की यहाँ यूज़ में आ रही है। तो जब तक I1 नहीं एग्जीक्यूट होगा I3 एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती है। तो I1 को भी हम I5 के बाद नहीं रख सकते, I1 तो I3 के भी पहले होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, I1 और I3। अब रह गए I2 और I4। I4 तो हम रख ही सकते हैं, I2 भी रख सकते हैं। तो अब इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो किसको सिलेक्ट करेंगे? I2 किसको अपडेट कर रही है? R4। और I4 R4 को यूज़ कर रही है। I2 इज अपडेटिंग R4 और दिस इंस्ट्रक्शन I4 उस रजिस्टर को यूज़ कर रही है। तो I2 और I4 में पहले क्या एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है? I2। तो अगर मैंने I2 को I5 के बाद कर दिया और I4 पहले लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि I2 इज अपडेटिंग R4 और उसी R4 को हम यहाँ I4 में यूज़ कर रहे हैं। तो I2 I4 में I2 पहले ही होना चाहिए, I4 बाद में ही होना चाहिए। तो अगर मुझे दो इंस्ट्रक्शन I5 के बाद पुट करनी होती तो I विल सिलेक्ट I2 एंड देन I4। I2 मस्ट एग्जीक्यूट बिफोर I4, है ना। तो अगर दो लेंथ का डिले स्लॉट होता तो इट इज़ I2 फॉलोड बाय I4, लेकिन आपके डिले स्लॉट की लेंथ एक ही है तो एक ही इंस्ट्रक्शन चूज़ करनी है। तो I2 I5 के पहले ही होगी और I5 के बाद केवल कौन सी हो सकती है? इट इज़ R4।
तो ओनली इंस्ट्रक्शन जो हम डिले स्लॉट में डाल सकते हैं यहाँ पे कौन सी होगी, इट इज़ I4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर ए 5-स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर विद 1 ब्रांच डिले स्लॉट. डिले स्लॉट की लेंथ कितनी थी, 1 ब्रांच डिले स्लॉट, मतलब लेंथ ऑफ डिले स्लॉट इज 1. आपको एक इंस्ट्रक्शन रखनी डिले स्लॉट में. द एवरेज CPI ऑफ प्रोसेसर इज 1 विदाउट एनी स्टॉल या विदाउट एनी हजार्ड. अगर कोई स्टॉल या हजार्ड नहीं है तो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कितना, 1. 20% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. द कंपाइलर इज एबल टू फिल 30% ऑफ द डिले स्लॉट विद यूजफुल इंस्ट्रक्शंस. डिले स्लॉट में हमेशा कंपाइलर को यूजफुल इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही है. हमने देखा भी था कि यूजफुल नहीं मिलती है तो कंपाइलर क्या इंसर्ट कर देता है, नो ऑप. तो 30% टाइम यूजफुल मिल रहा है, मतलब 70% टाइम कंपाइलर को कोई यूजफुल इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है. तो व्हाट इज द CPI ऑफ प्रोसेसर इफ ओनली ब्रांच इंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन स्टॉल. ठीक है, तो एवरेज CPI हमने देखा कैसे निकालेंगे, 1 जो हमारी बेस CPI है बिना हजार्ड के, बिना स्टॉल के, प्लस कितने % इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल का स्टॉल क्रिएट करती है. तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्टॉल क्रिएट करती है, तो 20% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन. और डिले स्लॉट की लेंथ 1 है, मतलब अगर डिले स्लॉट फिल नहीं हुआ तो एक साइकिल का स्टॉल आएगा. 30% टाइम डिले स्लॉट फिल हो जाता है विथ यूजफुल इंफॉर्मेशन, है ना, सब क्वेश्चन में गिवन है. तो 30% टाइम फिल हो रहा है, मतलब 70% टाइम वो फिल नहीं हो रहा है. जब वो फिल नहीं हो रहा है तब क्या आएगा, एक साइकिल का स्टॉल, क्योंकि प्रोसेसर कंपाइलर क्या इंसर्ट कर देगा, नो ऑपरेशन, और नो ऑपरेशन इज लाइक स्टॉल. तो जब फिल हो रहा है 30% टाइम तब तो कोई स्टॉल नहीं आ रहा है, लेकिन 70% टाइम जब वो फिल नहीं हो रहा है तो इट रिजल्ट्स इन स्टॉल. कितने साइकिल का, 1 ब्रांच डिले स्लॉट है ना, तो 1 साइकिल का स्टॉल. 2 ब्रांच डिले स्लॉट होता, मतलब डिले स्लॉट की लेंथ 2 होती तो 2 साइकिल का स्टॉल होता. तो यहाँ 1 साइकिल का स्टॉल आ रहा है. तो ये कितना हो गया, 1 + 2 × 4 सॉरी 2 × 7 14, तो 0.14 इज 1.14 साइकिल्स. तो इट इज आवर एवरेज CPI. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर 2 डिफरेंट 5-स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर्स M1 एंड M2. M1 क्या है, तो M1 रिजॉल्व द ब्रांच इन सेकेंड स्टेज ऑफ पाइपलाइन एंड यूजेस 1 ब्रांच डिले स्लॉट and can fill 75% of delay slot with useful instruction. प्रोसेसर M1 में ब्रांच को हैंडल करने के लिए डिले स्लॉट यूज़ किया जाता है. 1 ब्रांच डिले स्लॉट है और 75% टाइम वो डिले स्लॉट फुल हो जाता है. प्रोसेसर M2 क्या है, तो इट रिजॉल्व द ब्रांच इन थर्ड स्टेज ऑफ पाइपलाइन, यूजेज ए स्टैटिक प्रेडिक्टर विथ प्रेडिक्शंस नॉट टेकन. M2 में स्टैटिक प्रेडिक्टर और उसके प्रेडिक्शंस हमेशा क्या है, नॉट taken. Assume that the cycle of both the processors are cycle time of both the processors are identical. Given that 30% instructions are branch instructions and 25% branches are taken and that stalls are due to branches only, which processor is faster, M1 faster या M2 faster? तो पहले तो हम दोनों का एवरेज CPI निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फास्टर है. तो एवरेज CPI ऑफ M1, बेस CPI नहीं दिया है, मतलब बिना स्टॉल के कितना लग रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी आइडल पाइपलाइन में कोई स्टॉल नहीं होएगा, तो एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन, 1 CPI है ना, 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन. तो 1 + M1 क्या है, डिले स्लॉट वाला, 1 ब्रांच डिले स्लॉट. तो अगर डिले स्लॉट फिल नहीं होगा तो M1 में एक साइकिल का स्टॉल आएगा. तो कितनी % इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 30% इंस्ट्रक्शंस और ब्रांच इंस्ट्रक्शन. उसमें भी 75% ऑफ द डिले स्लॉट आर फिल विथ यूजफुल इंफॉर्मेशन. तो 30% जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के साथ डिले स्लॉट होता है और उसमें भी 75% फुल हो रहा है, मतलब 25% टाइम वो फुल नहीं होता है. और जब वो फुल नहीं हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 1 साइकिल. ठीक है, क्योंकि डिले स्लॉट की लेंथ एक ही है तो 1 साइकिल का स्टॉल. तो ये कितना आएगा, 1 + इट इज़ 3 × 25 75, तो 0.075. तो इट इज़ 1.075 साइकिल्स. तो प्रोसेसर M1 का एवरेज CPI कितना है, 1.075.
अब M2 का निकालते हैं, बिना हजार्ड के तो एक लगना ही है, प्लस 30% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन। M2 में ब्रांचिंग डिसीजन थर्ड स्टेज में हो रहा है, मतलब अभी स्टॉल आया तो कितने साइकिल का स्टॉल आएगा, 2 साइकिल का, है ना। और यहाँ प्रेडिक्टर यूज हो रहा है, प्रेडिक्शंस क्या है, नॉट टेकन। प्रेडिक्शन जब गलत होते हैं तो स्टॉल आता है। तो प्रेडिक्शन गलत कब होंगे, व्हेन ब्रांच इज टेकन, क्योंकि प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट कर रहा है नॉट टेकन, और जब टेकन हो गया मतलब प्रेडिक्शन गलत हो गए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25% ब्रांचेस आर टेकन, मतलब 25% टाइम प्रेडिक्शंस इनकरेक्ट है। तो 30% इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, उसमें 25% प्रेडिक्शंस आर इनकरेक्ट। अब प्रेडिक्शन इनकरेक्ट है तो कितने साइकिल का स्टॉल आएगा, 2 साइकिल का, क्योंकि ब्रांचिंग डिसीजन थर्ड फेज में हो रहा है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 1 + 3 × 25, 75 × 2, 150, तो इट इज़ 0.15। तो इट इज़ 1 + 0.15 इज 1.15 साइकिल्स, है ना। तो फर्स्ट M1 का 1.075 साइकिल्स है और M2 का 1.15 साइकिल। अब इस साइकिल को टाइम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है क्या, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है कि हम 2 प्रोसेसर्स को साइकिल के टर्म में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका साइकिल टाइम डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है कि अज्यूम दैट द साइकिल टाइम ऑफ बोथ द प्रोसेसर्स आर आइडेंटिकल। तो हम इन दोनों प्रोसेसर को साइकिल के टर्म में कंपेयर कर सकते हैं। अब कौन फास्टर, तो ऑब्वियसली जिसको कम साइकिल लग रहे हैं, जिसका CPI कम है वो फास्ट है, जिसको कम टाइम लगता है वो फास्ट है, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है वो स्लो है। तो अब इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी, 1.075 इज लेसर देन 1.15। तो कौन सा प्रोसेसर फास्टर हो गया, तो M1 इज फास्टर देन M2। अगर इनका साइकिल टाइम डिफरेंट होता तो पहले दोनों को आप किस में कन्वर्ट करते, टाइम में कन्वर्ट करते, देन यू कंपेयर कि विच वन इज फास्टर, जिसको कम टाइम लग रहा है वो फास्टर।